नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आप सभी से ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर अपनी बात साझा करूंगी। यह अवधारणा कार्ल मार्क्स की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। कार्ल मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं में वर्ग संघर्ष की अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। अलगाव, उन सभी में उन्होंने आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण मानते हुए समाज की व्याख्या की है। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की विवेचना की। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी आर्थिक आधारों पर ही समाज को समझने का प्रयास किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद में दो वर्ड्स हैं, ऐतिहासिक और भौतिकवाद। ऐतिहासिक अवधारणा में यह है कि जो समाज का जो इतिहास है उसको समझने का प्रयास किया है। भौतिकवाद का अर्थ है उत्पादन के अधिकारों पे, उत्पादन के संबंधों पे, आर्थिक आधारों पर समाज के अब तक रहे गए इतिहास को समझने का प्रयास ही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मार्क्स ने ऐतिहासिक अवधारणा में स्पष्ट किया कि समाज के विकास का इतिहास उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास, अर्थात उत्पादन शक्तियों और मनुष्य के उत्पादन संबंधों के विकास का इतिहास है। तो उनका मानना था कि अब तक का जो समाज हमारा रहा है उसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं, जिस भी प्रकार का समाज रहा है, वह सभी उत्पादन संबंधों पर, उत्पादन प्रणाली पर आधारित रहा है। यदि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है, उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन आता है, तो इससे उत्पादन संबंध भी परिवर्तित होते हैं और समाज में भी परिवर्तन आता है। इसी अवधारणा को उन्होंने अपनी ऐतिहासिक भौतिकवाद में समझाने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मूलभूत प्रस्तावना है कि सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना को निर्धारित करता है। तो जो सामाजिक अस्तित्व है वह सामाजिक चेतना को निर्धारित करता है, अर्थात हम जिस प्रकार की चीज़ों को यूज करते हैं, जिस प्रकार के आर्थिक आधारों को यूज करते हैं, उसी प्रकार का हमारा समाज बनता है। जब हम उत्पादन के हमारे जो साधन थे सरल थे, तो सरल तरह का समाज था, और जब धीरे धीरे उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन आया तो समाज में भी परिवर्तन हमें दिखाई देने लगा। यही भौतिक आधार लेकर, यही आर्थिक आधार लेकर समाज की विवेचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के उन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। उसमें पहला है, प्रकृति के विकास की तरह ही सामाजिक विकास के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं, अर्थात सामाजिक परिवर्तन भी निश्चित नियमों के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन कुछ भी कभी भी हो जाएगा, ऐसी घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है। और सेकंड उन्होंने बात कही कि सामाजिक जो विकास है उसके रूप के निर्धारण में भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां प्रमुख होती हैं। किसी समाज में जैसी भौतिक परिस्थितियां होती है उन्हीं के अनुरूप उस समाज का सामाजिक और राजनीतिक संगठन, कानून, धर्म, नैतिकता, मूल्य एवं मान्यताएं होती हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा समाज की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना गया है। वे मानते थे कि यदि आर्थिक आधारों में परिवर्तन आता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है, समाज के विकास में भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आज तक स्थित इतिहासों में जो द्वंद्व हुआ है वह आर्थिक व्यवस्था, उत्पादन की प्रक्रिया को लेकर ही हुआ है। इसीलिए मार्क्स का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे इतिहास के बारे में समाज को समझने का प्रयास किया है और आर्थिक आधारों को इसमें महत्वपूर्ण माना है। उनकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी शायद हम सब ने पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा।
कि सबसे पहले एक मूल विचार होता है, वह मूल विचार वाद कहलाता है, और उसके अपोजिट में कुछ प्रतिवाद एंटीथेसिस तैयार होता है, और उसका बीच का एक रास्ता निकल कर आता है जिसे संवाद कहते हैं। फिर संवाद वाद का रूप ले लेता है, और फिर वापस वाद प्रतिवाद का रूप ले लेता है, और संवाद, इस तरह से जो घटना घटती है वही समाज में परिवर्तन लाती है, वाद प्रतिवाद और संवाद के आधार पर। और वाद प्रतिवाद संवाद को आधार बनाकर ही उन्होंने आर्थिक आधारों की भी व्याख्या की है। उनका मानना था कि भौतिक संबंध अन्य संबंधों के आधार होते हैं, आधार हैं। जब भौतिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है, समाज पूरा परिवर्तित होता है, बदलता है। समाज की उन्होंने आर्थिक संरचना की व्याख्या की है, और उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बताई है, उत्पादक शक्तियां और उत्पादन संबंध। उत्पादक शक्तियां वे होती हैं जिनके आधार पर उत्पादन किया जाता है। किन चीजों का प्रयोग करके हम अपना उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि काल में भूमि पर हम कृषि किया करते थे, हल चलाया करते थे, नए नए आविष्कार हुए तो कृषि के विभिन्न घटनाओं, कृषि के विभिन्न यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि के बाद में औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई, तो विभिन्न और यंत्रों का विकास हुआ। तो जब उत्पादक शक्तियां बदलती हैं तो समाज में उत्पादन संबंध भी बदलते हैं। जब कृषि काल था तो अलग तरह की समाज व्यवस्था थी, और उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन आने से उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन आया। तो दूसरी बात वे उत्पादन संबंधों की करते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन किया जा रहा है, उसी आधार पे समाज के संबंधों का निर्धारण होता है। तो समाज की आर्थिक संरचना में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उत्पादक शक्तियां और उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंध संयुक्त रूप से भौतिक संपदा की उत्पादन प्रणाली बनाते हैं। उत्पादन प्रणाली की भिन्नता से ही ऐतिहासिक युग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इतिहास में जो भी युग हुए हैं वे एक दूसरे से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उत्पादन प्रणाली भिन्न भिन्न है, अलग अलग तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है, खेती की जा रही है, उद्योग धंधे किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है। तो जैसे जैसे उत्पादन की प्रणालियों में, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है, उत्पादन संबंध बदलते हैं, और उत्पादन संबंधों के बदलने से उत्पादन प्रणाली बदलती है, और जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज में परिवर्तन आता है। उन्होंने इसको इस तरह से समझाया है कि उत्पादक शक्ति जब परिवर्तित होती है, कृषि काल से औद्योगिक काल आया तो संबंधों में परिवर्तन आया, और संबंधों में परिवर्तन आने से उत्पादन संबंध बदले, और इससे नवीन संबंधों की स्थापना हुई, और इस नवीन संबंधों ने समाज में परिवर्तन को दिखाया। जब मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, एक बात और कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई कि जब बेसिक स्ट्रक्चर बदलता है कि खेती, उद्योग धंधे, टेक्नोलॉजी, इस तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, मूल संरचना में परिवर्तन आता है, तो उसके बाह्य संरचना में भी परिवर्तन निश्चित रूप से आता है, क्योंकि जो लोग जिस कार्य से जुड़े होते हैं धीरे धीरे उस कार्य का स्थान दूसरे लोग ले लेते हैं, क्योंकि कार्य में परिवर्तन आ रहा है। और जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से उत्पादन संबंध भी बदलते हैं, और जब बेसिक स्ट्रक्चर बदलता है तो सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। इससे नई सोसाइटी की स्थापना होती है, और फिर हिस्ट्री चेंज होती है, और धीरे धीरे वापस नई स्थिति आती है, नए समाज की स्थापना होती है। वही जो अवधारणा उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत दी थी, वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा, और इसी से फिर वापस वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर को हम वाद के रूप में देख सकते हैं कि किस तरह की उत्पादन प्रणाली यहाँ पर पाई जा रही है, उत्पादन शक्तियाँ किस तरह की प्रयोग की जा रही हैं, और उसी से उत्पादन संबंध बदलते हैं और समाज में परिवर्तन आता है। उत्पादन के संबंधों और उत्पादन की शक्तियों में अंतर विरोध के फलस्वरूप वर्ग बनते हैं और परिवर्तित होते हैं। तो जो ये द्वंद्व हो रहा है, अंतर विरोध हो रहा है, ये द्वंद्वात्मक
समाज में द्वंद्व का जो उदय हो रहा है उससे नए वर्गों का निर्माण होता है और नए वर्गों के निर्माण से उनमें परिवर्तन होता है और समाज में परिवर्तन आता है। इसी को उन्होंने समाज की ऐतिहासिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उनकी पुस्तक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्क्स ने एशियाई, पुरातन, सामंतवादी तथा पूंजीवादी उत्पादन पद्धतियों को सामाजिक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं माना है। उन्होंने अब तक के इतिहास को युगों में बांटकर समाज को समझाने का प्रयास किया और इन युगों में जो भिन्न भिन्न उत्पादन शक्तियां रही हैं उसी के आधार पर युगों को बांटा है और उसी के आधार पर समाज में परिवर्तन को दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने सबसे पहले जो समाज की अवधारणा दी थी वह थी एशियाटिक या आदिम साम्यवाद, एशियाटिक और प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसको एशियाटिक नाम इसलिए दिया क्योंकि ये मुख्य रूप से एशियाई देशों में पाया जाता था, एशिया में पाया जाता था। और आदिम साम्यवाद से तात्पर्य है कि जब साम्यवाद था, किसी प्रकार का शोषण नहीं था, संपत्ति सामूहिक होती थी, उस समय पे सभी लोग समूह बनाकर रहते थे और कृषि कार्य करते थे, हल चलाते थे, उत्पादन शक्तियाँ बहुत ही सरल थीं, हल चलाना आता था, लोग मिलजुल कर रहते थे और किसी प्रकार का समाज में वर्ग नहीं था, श्रेणियाँ नहीं थी, ऊंच नीच का आधार नहीं था, सभी व्यक्ति समान थे। एशियाटिक युग में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हल का आविष्कार हुआ, आग जलाना सीखा, लोग कबीलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं था। पर धीरे धीरे कृषि कार्य करना उन्होंने सीखा, हल चलाना सीखा, खेत बोना सीखा और औजारों को, कुल्हाड़ी, छोटे छोटे औजार बनाना सीखा। तो इससे क्या हुआ, जो एशियाटिक समाज था, आदिम साम्यवाद था, वहाँ पे किसी भी प्रकार का भूमि का स्वामित्व नहीं था। लेकिन यह परिवर्तन, ये यहाँ पर उत्पादन शक्तियाँ कैसी हैं, सरल हैं और समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर समाज में भूमि को महत्व दिया जाने लगा और जब कृषि भूमि को महत्व दिया जाने लगा तो उसमें उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन आया। कृषि को महत्व दिया जाने लगा, व्यक्ति ये देखने लगे कि जिसके पास में ज़्यादा कृषि है और उत्पादन करने वाला कौन था, व्यक्ति था। उस समय यंत्रों का आविष्कार इतना ज़्यादा नहीं था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को संख्या बल बढ़ाने लगे, एक दूसरे पर अधिकार जमाने लगे और जब अधिकार जमाने लगे तो वह युग आया पुरातन या दासता का युग, एंशिएंट और स्लेवरी। इस युग में 2 प्रकार के वर्ग समाज में दिखाई दिए, मालिक और दास। एक व्यक्ति वह था जिसका लोगों पर अधिकार था, क्योंकि यहाँ पे संपत्ति क्या थी, अधिक से अधिक उत्पादन करने वाले लोग, क्योंकि लोग ही अपनी अधिक से अधिक कृषि भूमि में कृषि करते थे, शिकार करते थे या औजारों, छोटे छोटे औजार बनाते थे। तो ये सब कार्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था और वह व्यक्ति अधिक रिच माना जाता था जो कि अधिक से अधिक दासों को अपने अंडर में रखता था। दास थे संपत्ति का स्वामित्व क्या था, दासता के आधार पे संपत्ति स्वामित्व था और वह व्यक्ति रिच माना जाता था जिसके अंडर में अधिक से अधिक दासों की संख्या है। तो व्यक्तियों ने दूसरे पर अत्याचार करके, आक्रमण करके दासों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया और समाज में 2 वर्गों की स्थापना हुई, मालिक और दास। समाज में भेदभाव शुरू हो गया, उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन आ गया, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आ गया और समाज में परिवर्तन आ गया। इसका अगला युग है सामंतवादी संरचना। और जब पता चला कि कृषि भूमि पर ही अधिक से अधिक अधिकार जमाने पड़ेंगे और कृषि भूमि से ही अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आया। कृषि भूमि को उत्पादन का अधिकार मान लिया गया। तो ये देखा गया कि जिसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि भूमि है वह अधिक रिच है। तो वह युग था सामंतवादी। और सामंत जागीरदार लोग वे थे जिन्होंने कृषि भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। इस युग में भी 2 प्रकार के समाज में वर्ग रहे हैं, एक तो जागीरदार वर्ग और एक कृषि भूमि पर जो कार्य करते थे, जिनका कोई अधिकार नहीं था, वे सिर्फ काम करते थे और काम के बदले उनको अनाज या कुछ दे दिया जाता था। तो ये संरचना थी जिसमें उत्पादन शक्तियों में फिर परिवर्तन आया।
दास के स्थान पे समाज में सामंत व्यवस्था का स्थापना हुआ। कृषि भूमि पर अधिक से अधिक अधिकार किया जाने लगा। फिर उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन आया, पूंजीवादी युग आया। कृषि के स्थान पे उद्योग धंधों की स्थापना हुई, यंत्रीकरण हो गया और अधिक से अधिक यंत्रीकरण हो जाने के बाद कैपिटलिस्ट समाज की स्थापना हो गई, जिसमें उत्पादन शक्तियां बदल गई। उद्योग, जो इतने से ज़्यादा उद्योग होते हैं, जितना मनी, यहाँ पर धन का महत्व बढ़ गया और समाज में जिसके पास अधिक धन है वह अधिक बड़ा व्यक्ति माना जाने लगा। इसमें भी दो वर्ग रहे, पूंजीपति और मजदूर। पूंजीपति वह था जिसका उत्पादन की शक्तियों पर अधिकार था और मजदूर वह था जो सिर्फ काम करता था, जिसको सिर्फ काम करना था। तो हमेशा से कार्ल मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक युग में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, एक शोषक और एक शोषित। एक तो शोषण करने वाला जिसके पास में उत्पादन शक्तियों के सारे अधिकार हैं, वह है शोषक वर्ग, और एक वह है जो शोषित, जिसका हमेशा शोषण होता रहा है, वह है जिसने सिर्फ काम करना है, नियम कानून सारे बनाने का अधिकार उसके पास है, जिसका उत्पादन शक्तियों पे अधिकार है। तो समाज में ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में हमेशा आर्थिक आधारों पर ही समाज में परिवर्तन होते हैं, समाज का निर्माण होता है, उत्पादन संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं और भौतिक आधार ही सारे जो अन्य संबंध है उनके आधार बनते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स के द्वारा पूरे समाज को, अब तक के समाज को, इतिहास को युगों में बांटकर उसकी भौतिक आधार पर व्याख्या की गई है। प्रत्येक युग में दो वर्गों का उन्होंने उल्लेख किया है और आदिम साम्यवाद जिसमें किसी भी प्रकार के वर्ग नहीं थे, क्योंकि सामूहिक स्वामित्व वहां पर संपत्ति पर देखा गया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक विकास का वह सामान्य नियम है जो आर्थिक आधार एवं अधिसंरचना के बीच संबंध, सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष, सामाजिक उद्विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं सामाजिक प्रगति आदि मान्यताओं पर आधारित है। तो ये जो हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा है, उसने, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उसमें आर्थिक आधारों को विशेष महत्व दिया गया है और ये बताया गया है कि इसके आधार पे समाज को समझा जा सकता है और आर्थिक आधार ही समाज में संरचना को निर्मित करते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा किस पुस्तक में दी गई। कार्ल मार्क्स के द्वारा समाज को कितने युगों में बांटा गया, प्रत्येक युग में कितने प्रकार के वर्ग उनके द्वारा व्याख्या की गई, कार्ल मार्क्स सबसे अधिक किन पर महत्व देते हैं। तो इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने समझा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद वह अवधारणा है जिसमें भौतिक संबंधों के आधार पे इतिहास को समझने का प्रयास किया गया है। आर्थिक आधारों पर ही समाज में परिवर्तन आते हैं। जब उत्पादन शक्तियों में, अर्थात जिससे प्रोडक्शन हो रहा है, उनमें परिवर्तन आता है तो समाज में भी निश्चित रूप से परिवर्तन आता है, क्योंकि उत्पादन संबंध उससे निर्धारित होते हैं। कृषि काल में अलग तरह की व्यवस्था थी, औद्योगिक युग में अलग तरह की व्यवस्था है और पूंजीवादी युग में अलग तरह के समाज में व्यवस्था है। जब उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से समाज में भी परिवर्तन आता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।